everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our second chapter of class 11 history book, and the name of the chapter is Writing and City Life. So this video is part 5th of this chapter, and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 8 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं. इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को साथ ही स्टार्टिंग के 7 टॉपिक को बहुत ही डिटेल वे में कंप्लीट किया है. अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं देन प्लीज़ चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको इस चैप्टर का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रीवियस पार्ट्स मिल जाएंगे, या फिर आप आई बटन को भी क्लिक करके डायरेक्टली सारे वीडियोस देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. आज के इस वीडियो में हमें टॉपिक नंबर 8 स्टार्ट करना है हमारे चैप्टर का. द नेम ऑफ द टॉपिक इज अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स. टॉपिक के नाम से ही हमें क्लियरली पता चलता है कि इस टॉपिक में हम लोग सदर्न मेसोपोटामिया के शहरों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही उन सिटीज़ को, उन शहरों को रूल करने वाले किंग्स यानी कि राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, एंड उन सिटीज़ के टेम्पल्स यानी कि मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. हम ये बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सदर्न मेसोपोटामिया ही वो पहला रीजन था जहाँ पे फर्स्ट टाइम सिटी लाइफ एंड राइटिंग का इमर्जेंस होता है. ये हम चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. 5000 BCE के बाद से सदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स के डेवलप्ड होने की शुरुआत होती है, यानी कि सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट, सेटलमेंट्स का विकास कहाँ पे होता है? सदर्न मेसोपोटामिया के एरिया में होता है 5000 BCE के बाद से. सेटलमेंट्स क्या होते हैं? सेटलमेंट्स यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं. मेसोपोटामिया का जो सदर्न एरिया था वहीं पे हमें फर्स्ट टाइम सेटलमेंट्स की डेवलपमेंट देखने को मिले 5000 BCE के बाद से. एंड फिर इन्हीं कुछ सेटलमेंट में से कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ का भी इमर्जेंस होता है, यानी कि सदर्न मेसोपोटामिया में जो सेटलमेंट्स थे वहीं से शुरुआत के जो सिटीज़ थे, जो शहर थे, उन्हीं से इमर्ज होके आते हैं. मेसोपोटामिया के शहर अलग अलग तरह के होते थे, अलग अलग काइंड्स के होते थे. जैसे कि कुछ शहर धीरे धीरे डेवलप्ड कर रहे थे टेम्पल्स के अराउंड, यानी कि मेसोपोटामिया के सदर्न रीजन में जो टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, उसके आसपास में शहर बन रहे थे. साथ ही कुछ सिटीज़ ऐसे भी होते थे जो सेंटर्स ऑफ ट्रेड के रूप में डेवलप्ड कर रहा था, यानी कि व्यापार के केंद्र के रूप में डेवलप कर रहा था. एंड कुछ सिटीज़ को इम्पेरियल सिटीज़ कहा गया, यानी कि रॉयल सिटीज़, राजा महाराजाओं का शहर. हमने 3 काइंड्स के सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, बट आगे हम इस टॉपिक में शुरुआत के जो 2 तरह के सिटीज़ थे, यानी कि वो शहर जो कि टेम्पल्स के आसपास डेवलप कर रहे थे, एंड वो शहर जो ट्रेड के सेंटर के रूप में डेवलप कर रहा था. स्टार्टिंग के इन 2 शहरों के बारे में ही हम इस टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम उन शहरों के बारे में डिस्कस करते हैं जो टेम्पल्स के आसपास डेवलप हो रहे थे. जो अर्ली सेटलर्स यानी कि शुरुआत के जो निवासी थे. सेटलर्स कौन होते हैं? सेटलर्स यानी कि वे लोग जो किसी स्थान पे, जो किसी प्लेस में सेटल होते हैं, यानी कि निवासी. मेसोपोटामिया के जो शुरुआती निवासी थे, जो अर्ली सेटलर्स थे, उन्होंने अपने विलेजेस, अपने गाँव के सिलेक्टेड स्पॉट्स यानी कि चुने गए स्थानों में टेम्पल्स को बिल्ड किया एंड रीबिल्ड किया. यानी कि अर्ली सेटलर्स जो थे उन्होंने अपने गांव के चुने गए जगहों पे मंदिरें बनाना स्टार्ट किया, मंदिरों को बिल्ड किया, एंड जो मंदिर पहले से बने हुए थे उसको पुनः निर्माण किया, उसको फिर से रीबिल्ड किया. एंड जो सबसे अर्लीस्ट नोन टेम्पल था, यानी कि शुरुआत के जो टेम्पल थे, वो एक स्मॉल श्राइन के रूप में बनाया जाता था. स्मॉल श्राइन यानी कि छोटा सा मंदिर. शुरुआत के मंदिर हमें मेसोपोटामिया में ये देखने को मिला है कि वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते थे, एंड उन मंदिरों को अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाया जाता था. अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कि कच्ची ईंटें. अगर आप कभी देखे हैं कि ब्रिक्स किस तरह से बनाया जाता है, सबसे पहले ईंटों को मिट्टी से बनाया जाता है, ईंट का शेप दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए जलाया जाता है. मेसोपोटामिया के मंदिरों में हमें ये देखने को मिला है कि वे लोग कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि ब्रिक्स को जलाया नहीं जाता था, मिट्टी के ब्रिक्स हुआ करते थे.
सो इसको अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से कंपेयर करेंगे, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें जितने भी हाउसेस मिले हैं वो सारे हाउसेस बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे, यानी कि पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। बट मेसोपोटामिया के मंदिरों में हमें जो ईंटें देखने की मिली वो कच्ची ईंटें हुआ करते थे, यानी कि अनबेक्ड ब्रिक्स हुआ करते थे, मिट्टी के ब्रिक्स हुआ करते थे। सो हम यहाँ पे दोनों सिविलाइजेशन के बीच में एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सो टेम्पल कौन सा जगह होता है? सो टेम्पल बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे भगवान रहते हैं। टेम्पल विद द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड, अलग अलग देवी देवताओं का निवास स्थान होता है टेम्पल, यानी कि मंदिर। सो जब मेसोपोटामियंस टेम्पल बनाते हैं, हमें मेसोपोटामिया में टेम्पल्स के एविडेंस मिले हैं। दैट मीन्स मेसोपोटामिया के लोग अलग अलग देवी देवताओं के ऊपर बिलीव रखते थे, उनका फेथ होता था अलग अलग देवी देवताओं के ऊपर। सो मेसोपोटामियंस बेसिकली दो तरह के देवी देवताओं को पूजते थे। पहला था मून गॉड ऑफ उर। मेसोपोटामिया में, सदर्न मेसोपोटामिया में ही एक सिटी है उर। सो उर में रहने वाले लोग मून गॉड को पूजते थे, यानी कि चंद्र देवता को पूजते थे। एंड साथ ही वो लोग एक गॉडेसेस, एक देवी को भी पूजते थे, जिस देवी का नाम था इनाना। सो मेसोपोटामियंस के अकॉर्डिंग इनाना गॉडेस ऑफ वॉर एंड लव मानी जाती थी। जिस तरह से इंद्र देवता बारिश के देवता माने जाते हैं, उसी तरह से मेसोपोटामियंस के लिए गॉडेस इनाना लव एंड वार की देवी थी। सो मेसोपोटामियंस इन दोनों देवी देवताओं की पूजा करते थे, इन्हीं के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। फिर हमें बता रखा है कि ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टेम्पल्स अब बहुत लार्ज, बहुत बड़े बनने लगे। सो शुरुआत में हमने देखा था कि टेम्पल्स बहुत ही छोटे बनाए जाते थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे मेसोपोटामिया और ज़्यादा एडवांस होता गया, टेम्पल्स अब बड़े बनाए जाने लगे एंड टेम्पल्स ब्रिक से ही कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। अब टेम्पल्स में हमें ओपन कोर्टयार्ड देखने को मिला, यानी कि एक खुला हुआ आंगन देखने को मिला एंड उसके आसपास में कुछ रूम्स भी देखने को मिला। सो धीरे धीरे टेम्पल्स एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर के आ रहा था। सो टेम्पल जो होता है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, टेम्पल वॉज द हाउस ऑफ ए गॉड, भगवान का घर होता है टेम्पल। सो इसीलिए टेम्पल को कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया जाता था, जो कि हमें ऑर्डिनरी हाउसेस, सामान्य घरों में नहीं देखने को मिला। बट टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड। यानी कि मेसोपोटामिया में टेम्पल्स हमें कुछ ऐसे देखने को मिले कि मेसोपोटामिया के टेम्पल्स के जो आउटर वॉल थे, यानी कि बाहर के जो दीवार था, उसको एक यूनिक तरीके से बनाया गया था, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से बाहर का जो वॉल था, बाहर का जो दीवार था मंदिरों का, वो कुछ इस तरीके से बनाया गया था, जो कि हमें दूसरे ऑर्डिनरी यानी कि साधारण बिल्डिंग में नहीं देखने को मिला है। सो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा विशेष ध्यान रखते थे, उसको एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते थे। फिर हमें बता रखा है कि वर्शिप का फोकस क्या होता है, यानी कि जब भी आप प्रार्थना करते हो देन आपका फोकस किस पे होता है? भगवान के ऊपर होता है, गॉड के ऊपर होता है। सो मेसोपोटामियंस के लिए भी वर्शिप, प्रार्थना का जो फोकस था वो भगवान था। एंड मेसोपोटामियंस अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए बहुत कुछ ऑफर करते थे, बहुत कुछ उन्हें अर्पण करते थे। जैसे मेसोपोटामियंस उनके लिए ग्रेन्स लाते थे, यानी कि अनाज लाते थे, उनको अर्पण करते थे। कर्ड यानी कि दही, और फिश यानी कि मछली अर्पण करते थे। सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को किस तरह से पता चला कि मेसोपोटामिया के लोग ये सब कुछ ऑफर किया करते थे अपने देवी देवताओं को। सो जो ग्रेन है, जो अनाज है, एंड कर्ड यानी कि जो दही है, ये तो कॉमन चीज़ है, ये आज भी हम लोग अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। बट फिश तो देवी देवताओं को नहीं दिया जाता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को किस तरह से पता चला कि देवी देवताओं को मछलियाँ भी अर्पण किया जाता था? सो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन किए मेसोपोटामिया के मंदिरों का, यानी कि जब उन्होंने खुदाई की मेसोपोटामिया के मंदिरों की, देन उन्हें कुछ अर्ली टेम्पल्स के फ्लोर में, कुछ शुरुआती टेम्पल्स मंदिरों के फ्लोर में, ज़मीन में फिश बोन का एक थिक लेयर मिला, यानी कि जो मछलियों की हड्डियाँ थी उसका एक मोटा सा लेयर मिला। सो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि हो सकता है मेसोपोटामियंस अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए फिश यानी कि मछलियाँ भी अर्पण करते थे। फिर बता रखा है कि मेसोपोटामियंस के अकॉर्डिंग God was also the theoretical owner of the agricultural field, the fisheries and the herd of local community। यानी कि मेसोपोटामियंस के अकॉर्डिंग जो उनके भगवान होते थे
वो ओनर होते थे, मालिक होते थे। किन किन चीज़ों का? एग्रीकल्चरल फील्ड का। एग्रीकल्चरल फील्ड यानी कि खेत जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। फिशरीज यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे फिश पकड़े जाते हैं, मछलियाँ पकड़ी जाती है। हर्ड, हर्ड क्या होता है? जानवरों के झुंड को हर्ड कहा जाता है। सो लोकल कम्युनिटी में जो हर्ड होते थे, जो ग्रुप होता था एनिमल्स का, इन सारे चीज़ों का जो ओनर था वो गॉड था अकॉर्डिंग टू द मेसोपोटामियंस। सो वो उनके थियोरिटिकल ओनर है। भगवान कौन है? थियोरिटिकल ओनर, यानी कि थ्योरी के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों का जो ओनर है, जो मालिक है, वो गॉड है। सो इसीलिए मेसोपोटामियंस ये सारी चीज़ें अपने भगवान को अर्पण करते थे। फिर बता रखा है कि जैसे जैसे और टाइम बीतता गया, अब टेम्पल में प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग की जाने लगी। प्रोड्यूस क्या है? जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड में पैदा होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, उसको प्रोड्यूस कहते हैं। एंड एग्रीकल्चर फील्ड में जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं करते हैं, उस प्रोड्यूस की कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद ही हम कंज्यूम करते हैं। सो वो जो प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग होती है वो अब टेम्पल में किया जाने लगा धीरे धीरे से। फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रेसिंग। सो ऑयल जो है वो हमें डायरेक्टली खेत से तो नहीं मिलता है। डायरेक्टली खेत में जो प्योर फॉर्म होता है ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल होता है, वो तो नहीं मिलता है जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, नहीं। बल्कि जो फील्ड है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें ऑयल सीड उगाए जाते हैं एंड फिर ऑयल सीड को प्रेस करके हमें रिफाइंड ऑयल मिलता है। सो ऑयल प्रेसिंग का जो ये काम था ये अब टेम्पल में किया जाने लगा। इसके अलावा ग्रेन ग्राइंडिंग यानी कि अनाज पीसने का जो काम था वो भी टेम्पल में किया जाने लगा। स्पिनिंग यानी कि थ्रेड बनाने का काम एंड वीविंग ऑफ वुलन क्लोथ्स, उल से क्लोथ्स बनाने का काम, बुनाई करके क्लोथ्स बनाने का काम भी अब टेम्पल में किया जाने लगा। सो अब हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक सिस्टम देख सकते हैं कि सबसे पहले टेम्पल बहुत छोटे हुआ करते थे, एक रूम हुआ करता था। एंड उसके बाद धीरे धीरे टेम्पल का जो स्ट्रक्चर था उसमें हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला। टेम्पल में कोर्टयार्ड होने लगा, टेम्पल में बहुत सारे रूम्स बनाए जाने लगे। एंड अब टेम्पल सिर्फ और सिर्फ वर्शिप का प्लेस नहीं था, बल्कि अब बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का स्थान भी बन गया। फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ वुलन क्लोथ्स। सो हम देख सकते हैं कि टेम्पल्स का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल above the household, employer of merchants, keepers of written records of distribution and allotment of grain, plow animals, bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activities. यानी कि धीरे धीरे टेम्पल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाने लगे। जैसे कि जो प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजर होता है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसको जो ऑर्गेनाइज करता है, जो मर्चेंट्स के एम्प्लॉयर होते थे यानी कि जो व्यापारी थे, जो व्यक्ति व्यापारियों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, सो वो जो एम्प्लॉयर्स होते थे, जो कीपर्स ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, जो भी रिटन रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे मेसोपोटामिया में, उसको जो कीप करते थे किसके बारे में? जैसे कि ग्रेन, प्लाव एनिमल्स यानी कि जिन एनिमल्स के द्वारा प्लाव किया जाता है, ब्रेड, बियर, फिश। सो इन सारी चीज़ों को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, जब बांटा जाता था, शेयर किया जाता था, देन इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था। सो वो व्यक्ति जो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रखता था। सो अब हम देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर है, जो एम्प्लॉयर है, जो कीपर है, अब ये लोग अपने काम कहाँ पे करने लगे? टेम्पल में करने लगे। सो धीरे धीरे टेम्पल जो था वो अपने एक्टिविटीज़ को डेवलप कर रहा था। टेम्पल में सिर्फ और सिर्फ वर्शिप नहीं हो रहा था, प्रार्थना नहीं हो रहा था, बल्कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो रहा था। एंड धीरे धीरे टेम्पल एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट शहर का इंस्टीट्यूशन बन जाता है। सो विद दिस हमारा इस टॉपिक का पहला पैरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टेम्पल्स के बारे में जाना एंड टेम्पल्स के आसपास में किस तरह से सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था उसके बारे में जाना। सो ये जो टेम्पल है ये जैसा कि एक मेन इंस्टीट्यूशन बन गया, अब धीरे धीरे टेम्पल के आसपास में सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था। सो ये हमने सबसे पहले टेम्पल्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पैरा है, इस पैरा में हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ऐसा नहीं था कि मेसोपोटामिया में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बहुत अच्छे से लोग जीवन यापन कर रहे थे, बल्कि जैसे कि हर एक सिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उसी तरह मेसोपोटामियन सिटीज़ में भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले। सो नेक्स्ट पैरा में हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमने ये स्टार्टिंग में देखा था कि जो सदर्न मेसोपोटामिया था वहाँ पे कितना ज़्यादा फर्टिलिटी थी, वहाँ का लैंड कितना ज़्यादा फर्टाइल था डेजर्ट एरिया होने के बावजूद भी। एंड इसका रीज़न के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो दो इम्पॉर्टेंट रिवर है, रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, वो अपने साथ फाइन मड को कैरी करती है एंड जिसके कारण वो जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है।
सो इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी के बावजूद भी एग्रीकल्चर वॉज सब्जेक्ट टू हजार्ड. सो मेसोपोटामिया के सदर्न रीजन में नेचुरल फर्टिलिटी होने के बावजूद भी हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दिए. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी. सो यहाँ पे दो तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में बता रखा है. पहला है नेचुरल प्रॉब्लम एंड दूसरा है मैन मेड प्रॉब्लम. सो सबसे पहले हम नेचुरल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. द नेचुरल आउटलेट चैनल ऑफ द यूफ्रेट कुड हैव टू मच वाटर वन ईयर एंड फ्लड द क्रॉप्स. सो पहला रीज़न ये बता रखा है कि जो रिवर यूफ्रेट है, जो कि मेसोपोटामिया के नॉर्थ के माउंटेन से होते हुए मेसोपोटामिया के सदर्न रीजन में फ्लो करता है. सो ये जो रिवर है, हमने देखा था कि इस रिवर की वजह से बहुत सारे चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं एंड उन्हीं चैनल्स से फिर मेसोपोटामिया के लोग अपने फील्ड में इरिगेशन करते थे, यानी कि वहाँ से ही पानी वो लोग अपने फील्ड में दिया करते थे. सो ये जो यूफ्रेट रिवर का चैनल है, ये कभी कभार बहुत ज़्यादा अपने साथ पानी लेके आता था, जिसकी वजह से क्रॉप्स में फ्लड आ जाता था. यानी कि जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चरल फील्ड में, वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता था वाटर का. अब अगर आप किसी भी पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देते हो, एक्सेस वाटर देते हो, देन इससे तो पौधा खराब होगा ही. सो इसी तरह से जब पानी का ओवरफ्लो हो रहा था क्रॉप में, देन क्रॉप में फ्लड आ गया एंड जो पूरा क्रॉप था वो बर्बाद हो गया. सो ये था पहला नेचुरल रीज़न. एंड दूसरा नेचुरल रीज़न ये है, समटाइम्स दे कुड चेंज कोर्स ऑल टुगेदर. यानी कि ये जो रिवर यूफ्रेट है वो कभी कभार अपने रास्ते को ही चेंज कर लेता था, जिसकी वजह से जो फील्ड में क्रॉप्स है उसको पानी मिलता ही नहीं था. अब किसी पौधे को अगर आप पानी ही नहीं दोगे तो क्या उस क्रॉप का ग्रोथ होगा? वो तो ऑलरेडी मर ही जाएगा. सो हमने दो रीज़न देखे. पहला क्या, बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता था, इसकी वजह से भी क्रॉप डैमेज हो जाते थे. एंड दूसरा, अगर पानी नहीं मिलता था, इसकी वजह से भी क्रॉप डैमेज हो जाते थे. एंड इन दोनों प्रॉब्लम का जड़ कौन था? यानी कि ये दोनों प्रॉब्लम रिवर यूफ्रेट की वजह से ही हो रहा था. सो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम था. फिर हमें मैन मेड प्रॉब्लम के बारे में बता रखा है. सो उससे पहले हमें यह भी बता रखा है, एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज विलेज वेयर पीरियोडिकली रीलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री. यानी कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से हमें ये पता चला है कि मेसोपोटामिया में जो विलेजेस थे, जो गांव थे, उसको पीरियडिकली यानी कि टाइम टू टाइम रीलोकेट किया जाता था, पुनः स्थापित किया जाता था. सो मान लीजिए एक विलेज है, अगर वहाँ पे फ्लड आ जाता है, देन वहाँ के लोगों को दूसरे जगहों पे रीलोकेट किया जाता था. एंड अगर उस जगह पे कभी भी फ्लड आ जाता है, देन अलग जगह पे उसको रीलोकेट किया जाता था. सो हमें मेसोपोटामिया के इतिहास में ये देखने को मिला कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि विलेजेस को अलग अलग जगहों पे रीलोकेट किया जाता था. फिर हमें मैन मेड प्रॉब्लम के बारे में बता रखा है. Those who lived on the upstream stretches of a channel could divert so much water into their field that villages downstream were left without water. यानी कि एक जो रिवर है, रिवर का जो ऊपर का एरिया होता है इसको अपस्ट्रीम कहते हैं, नीचे का जो एरिया होता है इसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं. सो ऊपर के एरिया में जो लोग रहते थे, वो लोग कभी कभार इतना ज़्यादा पानी को अपने खेतों में डाइवर्ट कर लेते थे कि नीचे के जो लोग थे उनके लिए पानी बचता ही नहीं था, जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम में जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, उन क्रॉप्स को पानी नहीं मिलता था एंड वो क्रॉप्स डैमेज हो जाते थे. सो ये था पहला मैन मेड प्रॉब्लम. एंड दूसरा प्रॉब्लम ये था, दे कुड नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम देयर स्ट्रेच ऑफ द चैनल ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर फर्दर डाउन. यानी कि कभी कभार ये जो अप स्ट्रीम में रहने वाले लोग होते थे, ये भूल जाते थे या फिर ये इग्नोर कर देते थे सिल्ट को साफ करना. हमने देखा था कि ये जो दो रिवर है वो अपने साथ फाइन मड को कैरी करता है, जिसको सिल्ट कहा जाता है. अब फाइन मड है तो क्या हुआ, है तो मिट्टी ही, और अगर बार बार फाइन मड कैरी करेगा तो एक ब्लॉकेज तो ज़रूर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी और नीचे की तरफ फ्लो ही नहीं कर पाएगा. सो टाइम टू टाइम उस जो सिल्ट है, जो मड है, उसको क्लियर करना भी तो ज़रूरी होता है. सो कभी कभार अब स्ट्रीम में रहने वाले जो लोग थे वो इग्नोर कर देते थे, इतना केयर ही नहीं करते थे कि वो सिल्ट को साफ करे, जिसकी वजह से एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता था एंड नीचे रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था, जिसके कारण से वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे. सो ये था दो मैन मेड प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम इंसानों की वजह से हो रहा था. सो हमने दो तरह के प्रॉब्लम पढ़े. पहला था नेचुरल प्रॉब्लम, जो रिवर की वजह से ही हो रहा था बट इसमें इंसान का कोई रोल नहीं था. एंड दूसरा था मैन मेड प्रॉब्लम, ये भी रिवर की वजह से हो रहा था बट इसमें इंसानों का हाथ था. सो द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सो रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड
एंड वाटर। सो हमें ये देखने को मिला है शुरुआत में कि मेसोपोटामिया के कंट्री साइड यानी कि मेसोपोटामिया के गांव में भी रिपीटेड कन्फ्लिक्ट होते थे, डिस्प्यूट होते थे, लड़ाई झगड़ा होता था मेसोपोटामिया के लोगों के बीच में। किसकी वजह से? लैंड एंड वाटर की वजह से। सो विद दिस हमने दूसरा पैरा भी कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरे पैरा की तरफ बढ़ते हैं। सो इस पैरा में हम मेसोपोटामिया के किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। सो जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम था अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। सो हमने टेम्पल्स के बारे में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ जान लिया। अब हम किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। When there was continuous warfare in a region, यानी कि एक जगह पे जब लगातार वारफेयर होते थे, जब लगातार लड़ाई झगड़ा होता था, युद्ध होता था, those chief who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot। यानी कि जब एक एरिया में कंटिन्यूस वार होता था, कंटिन्यूस युद्ध होता था, देन उस एरिया का जो चीफ होता था, जो लीडर होता था, जो उस वार को जीतता था, जो उस युद्ध में विजेता होता था, वो क्या करते थे? जो भी उसका लूट का माल था, जो भी लूट का माल यानी कि जो भी गुड्स एंड मनी उसने लूट करके हथियाए है या फिर प्राप्त किया है, उस लूट के माल को वो अपने फॉलोवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। एंड उसी के साथ साथ जो डिफीटेड ग्रुप होता था, जो ग्रुप हार जाता था उस चीफ से, उस डिफीटेड ग्रुप के जो प्रिजनर्स होते थे, जो बंदी होते थे, उसको एम्प्लॉय करते थे अपने गार्ड यानी कि अपने चौकीदार के रूप में और अपने सर्वेंट यानी कि अपने नौकर के रूप में। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया के रीजन में जब कंटिन्यूस वार होते थे, युद्ध होते थे, सो उस युद्ध को जीतने वाले जो चीफ होते थे, जो लीडर होते थे, जो उस युद्ध को जीतते थे, जो विक्टोरियस होते थे, वो अपने फॉलोवर में अपने लूट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। साथ ही जो डिफीटेड ग्रुप होता था, जिस ग्रुप को उसने हराया है, उस ग्रुप के लोगों को एम्प्लॉय करते थे अपने चौकीदार और सर्वेंट के रूप में। सो वो लोग ऐसा क्यों करते थे? सो ऐसा करने से उनका जो इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव था वो इंक्रीज होता था एंड उनका पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता था। जब वो अपने फॉलोवर्स में अपने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन इसके कारण से उनका प्रभाव अपने फॉलोवर्स के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता था, इंक्रीज होता था उनका प्रभाव, एंड इसी के साथ साथ उनका पावर भी बढ़ता था। इन टाइम विक्टोरियस chief began to offer precious booty to the god and thus beautified the community's temple। यानी कि कभी कभार जो विक्टोरियस चीफ होते थे, जो विजेता लीडर होता था, वो अपने प्रेशियस बूटी, बूटी का मतलब भी लूट का माल ही होता है, सो अपना कीमती लूट का माल को गॉड को भी देते थे, गॉड को भी ऑफर करते थे। और साथ ही जो उनके कम्युनिटी का टेम्पल होता था, कम्युनिटी का जो मंदिर होता था, उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए भी अपने लूट के मालों को इस्तेमाल किया करते थे। दे वुड सेंड मैन आउट टू फैच फाइन स्टोन्स एंड मेटल फॉर द बेनिफिट ऑफ द गॉड एंड कम्युनिटी and organize the distribution of temple wealth in an efficient way by accounting for things that came in and went out। यानी कि ये जो विक्टोरियस चीफ होते थे, अब हमने ये तो पढ़ा ही है कि मेसोपोटामिया में भले ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, बट मेटल्स, स्टोन्स एंड वुड की बहुत ज़्यादा कमी थी। सो इसीलिए ये जो विक्टोरियस, ये जो विजेता चीफ होते थे, वो लोगों को दूसरे रीजन में भेजते थे फाइन स्टोन यानी कि अच्छे पत्थर लाने के लिए और मेटल लाने के लिए। किस कारण से? ताकि वो गॉड और जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। जैसे गॉड के लिए मंदिर वगैरह बना दिया, अपने कम्युनिटी के लोगों में कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड वो चीफ ऑर्गेनाइज करता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ। मंदिर में जो वेल्थ था, जो धन दौलत था, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता था एक इफिशिएंट वे में, एक बहुत ही इफेक्टिव वे में। सो इस तरह करके जो चीफ था वो अपने पावर को इन्हेंस कर रहा था। ये सारे काम करके जो किंग का स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। दिस गेव द किंग हाई स्टेटस, यानी कि ये सारे काम करके किंग का जो ओहदा था, किंग का जो दर्जा था, वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। किंग को एक ऊंचा स्टेटस मिल रहा था, साथ ही किंग को अथॉरिटी मिल रहा था, किंग को पावर मिल रहा था अपने कम्युनिटी के लोगों को कमांड करने के लिए, अपने कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अधिकार रखने के लिए। फिर हमें बता रखा है वी कैन इमेजिन अ म्यूचुअली reinforcing cycle of development in which leaders encourage the settlement of villagers close to themselves। यानी कि ये जो चीफ थे, जो लीडर्स थे, वो हमें कभी कभार ये देखने को मिले कि ये लीडर्स लोगों को इनकरेज करते थे, जो विलेजर्स थे
गांव में रहने वाले जो लोग थे उनको इनकरेज करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे कि वो अपने सेटलमेंट्स को जो लीडर है उसके घर या फिर उसके प्लेस के आसपास बनाए। सो इससे क्या होता था, लीडर को अगर कभी भी लड़ाई झगड़ा युद्ध करने के लिए आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, देन वो विलेजर्स को आर्मी के रूप में उससे काम करवाते थे, उसको युद्ध में लड़वाते थे। एंड इसके अलावा पीपल वुड बी सेव लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, यानी कि जो विलेज के लोग थे वो भी अपने आप को सेफ महसूस करते थे अगर वो लीडर के आसपास में अपने सेटलमेंट्स को डेवलप करते थे या फिर अपने सेटलमेंट्स को बनाते थे। क्योंकि अगर अटैक होगा किसी भी पर्टिकुलर सेटलमेंट में एंड वो सेटलमेंट वो जगह राजा के करीब है, देन राजा ऑफ कोर्स उसकी हेल्प करेगा। सो इसीलिए इससे दोनों का ही फ़ायदा था, लीडर का भी फ़ायदा था कि अगर कोई सेटलमेंट उनके पास है, देन अगर युद्ध होता है देन उस विलेज से, उस पर्टिकुलर सेटलमेंट के लोगों से वो अपना काम करवा सके। एंड अगर विलेजर्स राजा के सामने रहेगा देन राजा उनकी हेल्प करेगा अगर कुछ भी मुसीबत आती है। एट उरुक, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन, उरुक हमने बहुत बार पढ़ा है, उरुक सदर्न मेसोपोटामिया का एक शहर था। इसको टेम्पल टाउन कहा गया है, यानी कि ये एक ऐसा शहर था जहाँ पे हमें बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिले हैं। सो उरुक के शहर में आर्कियोलॉजिस्ट को एक डिपिक्शन मिला है, यानी कि एक चित्र मिला है। उस चित्र में क्या पेंट किया गया था, आर्म्ड हीरोज विद देयर विक्टिम्स, यानी कि आर्मी के लोगों को पिक्चर के थ्रू बनाया गया था एंड उनके विक्टिम्स को, जो पीड़ित लोग हैं उनको भी बनाया गया था। फिर हमें बता रखा है कि जब केयरफुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया, यानी कि जब सावधानी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सावधानी से एक्सकेवेशन किए, देन उनको ये पता चला कि करीब 3000 BC के आसपास में, सो इस टाइम पीरियड के दौरान जो उरुक शहर था वो करीब 250 हेक्टर्स तक फैल चुका था, जो कि मोहनजोदारो के ट्वाइस था, यानी कि मोहनजोदारो जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट साइट है, सो उसके ट्वाइस यानी कि उसके डबल एरिया तक को कवर कर लिया था। सो इस टाइम पीरियड के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को करीब डजन ऑफ स्मॉल विलेजेस डेजर्टेड मिले, यानी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन किए देन उन्हें पता चला कि इस टाइम पीरियड के दौरान करीब बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस बंजर हो गए थे। देयर हैड बीन अ मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट, एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन शिफ्ट भी हुआ। सो मान लीजिए कि एक विलेज है एंड अगर उस विलेज में कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, अगर फ्लड वगैरह आ जाता है या फिर कुछ भी होता है, देन उस विलेज में रहने वाले जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो तो अब अपना जगह शिफ्ट करेगा, अपना सेटलमेंट को शिफ्ट करेगा। सो वही बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये एविडेंस भी मिला है कि जब डजन ऑफ स्मॉल विलेजेस डेजर्टेड हो गए, देन एक बहुत ही बड़ा अमाउंट में पॉपुलेशन शिफ्ट भी हुआ था। फिर बता रखा है उरुक ऑल्सो केम टू हैव अ डिफेंसिव वॉल एट अ वेरी अर्ली डेट, यानी कि ये जो उरुक शहर था सदर्न मेसोपोटामिया में, आर्कियोलॉजिस्ट को उरुक शहर में डिफेंसिव वॉल मिले हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड वॉल मिले हैं। पूरा जो उरुक शहर था वो वॉल के थ्रू, यानी कि दीवारों के थ्रू प्रोटेक्टेड किया गया था। द साइट वॉज कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड फ्रॉम अबाउट 4200 BC टू अबाउट 400 सेंचुरी, यानी कि ये जो उरुक शहर था सदर्न मेसोपोटामिया में, ये कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड रहा, यानी कि इस शहर में लोग कंटिन्यूसली निवास करते थे करीब 4200 BC के टाइम पीरियड से लेकर 400 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। सो ये एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड था एंड इतने लंबे टाइम पीरियड के दौरान लोग कंटिन्यूसली इस सिटी में बसे रहे, इस सिटी में निवास करते थे। एंड करीब 2800 BC के दौरान ये जो सिटी था वो करीब 4000 हेक्टर्स तक एक्सपेंड कर चुका था, 4000 हेक्टर्स तक फैल चुका था। फिर हमें बता रखा है war captives and local people were put to work for the temple or directly for the ruler. So war captives कौन होते हैं? वार के दौरान जिन लोगों को बंदी बनाया जाता है, जिन लोगों को कैद किया जाता है, उसको war captive कहा जाता है। So जो war captives थे एंड जो लोकल पीपल थे, उन लोगों को टेम्पल में वर्क करने के लिए कहा जाता था राजा के द्वारा, या फिर वो डायरेक्टली राजा के लिए काम करते थे। सो ये जो दो काम था, टेम्पल में काम करना एंड राजा के लिए काम करना, ये दो काम करना वार कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल के लिए कंपलसरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अनिवार्य था एग्रीकल्चरल टैक्स से भी। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चरल टैक्स दो या ना दो, बट आपको ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। Those who were put to work were paid राशन। सो ऐसा नहीं था कि किंग फ्री में इनसे काम करवाते थे, इसके लिए उनको पेमेंट भी दिया जाता था। सो जो भी काम करते थे टेम्पल में, जो भी राजा के लिए, रूलर के लिए काम करते थे, उनको राशन दिया जाता था, उनको पेमेंट दिया जाता था राशन के रूप में। सो
आर्कियोलॉजिस्ट को किस तरह से पता चला कि जो लोग काम करते थे, टेम्पल्स बनाते थे, उनको पेमेंट दिया जाता था, उनको राशन दिया जाता था। सो आर्कियोलॉजिस्ट को हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट मिले हैं जिसमें लोगों का नाम लिखा हुआ है, लोगों को कितने ग्रेन्स की क्वांटिटीज दिया गया है, यानी कि कितने अनाज दिया गया है ये भी लिखा हुआ है। साथ ही कितने क्लोथ्स अलॉट किए गए हैं, कितना ऑयल दिया गया है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। सो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, जो लोग टेम्पल में काम करते थे, रूलर के लिए काम करते थे, उनको पेमेंट दिया जाता था राशन के रूप में, ग्रेन्स के रूप में, क्लोथ एंड ऑयल के रूप में। It has been estimated that one of the temples took 1500 men working 10 hours a day 5 years to build. So archaeologists ने ये एस्टिमेट किया, ये अनुमान लगाया कि एक टेम्पल को बनाने में करीब 5 साल का टाइम पीरियड लगता था एंड 5 साल के टाइम पीरियड के दौरान करीब 1500 मैन वर्क करते थे, वो भी दिन के 10 घंटे, तब जाके एक टेम्पल का निर्माण होता था। सो 5 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इतने लंबे टाइम पीरियड तक करीब 1500 मैन दिन में 10 घंटे काम करते थे, तब जाके एक इलेबोरेट, एक कॉम्प्लेक्स टेम्पल रेडी होता था। फिर हमें बता रखा है कि ये जो रूलर्स थे वो लोगों से क्या क्या काम करवाते थे इन सारे कामों के अलावा। सो जो किंग होते थे, जो रूलर होते थे, वो लोगों को कमांड करते थे, लोगों को ये आदेश देते थे कि तुम दूर के एरिया में जा और वहाँ से अच्छे अच्छे स्टोन एंड अच्छे अच्छे जो मेटल ओर है उसको लेके आओ। सो इसका रीज़न हमने बहुत बार डिस्कस किया कि मेसोपोटामिया में स्टोन्स की, मेटल्स की कमी थी, इसीलिए मेसोपोटामिया के रूलर लोगों को दूसरे रीजन में, दूसरे जगहों पे भेजते थे ताकि वहाँ से वो लोग स्टोन एंड मेटल को ला सके। सो रूलर्स लोगों को कमांड करते थे कि वो दूर के जगह पे जाए एंड वहाँ से अच्छे अच्छे स्टोन एंड मेटल ओर को लाए। इसके अलावा लोगों को ये भी काम दिया जाता था कि वो ब्रिक्स बनाए, ईंट बनाए टेम्पल के लिए, टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड साथ ही उनको डिस्टेंट कंट्री यानी कि दूर के कंट्री में भी भेजा जाता था ताकि वो सुइटेबल मटेरियल लेके आए टेम्पल बनाने के लिए, और जो जो सामान का ज़रूरत पड़ता था वो सब कुछ लेके आए। सो 3000 BC के अराउंड, इस टाइम पीरियड के आसपास, हमें उरुक शहर में एक टेक्निकल एडवांस देखने को मिले। सो अब उरुक शहर के लोग ब्रॉन्ज टूल्स का इस्तेमाल करना सीख गए थे। अब ब्रॉन्ज टूल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा वेरियस क्राफ्ट्स करने के लिए। इसके अलावा जो उरुक के आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट वो व्यक्ति होता है जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, उसको प्लान वगैरह करता है। सो मेसोपोटामिया के, या फिर आप कह सकते हैं उरुक शहर के जो आर्किटेक्ट थे, उन लोगों ने ब्रिक के कॉलम को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है उसको सीख लिया था। ब्रिक कॉलम क्या होता है? ब्रिक्स से बने जो खंबे होते हैं उसको ब्रिक कॉलम कहते हैं। सो मेसोपोटामिया के आर्किटेक्ट ने ये सीख लिया कि किस तरह से वो ब्रिक से, यानी कि ईंटों से कॉलम बना सकते हैं, खंबे बना सकते हैं। सो अब आर्किटेक्ट को क्या ये ज़रूरत पड़ा होगा कि उन्होंने ब्रिक के कॉलम बनाना सीखा। सो बेसिकली हमने ये भी देखा था कि मेसोपोटामिया में वुड यानी कि लकड़ियों की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। सो इसीलिए जब आर्किटेक्ट लार्ज हॉल बनाते थे, बहुत बड़ा हॉल बनाते थे, देन उस हॉल के रूफ को यानी कि छत के वेट को संभालने के लिए सुइटेबल वुड नहीं होता था, उसको भार को संभालने के लिए पर्याप्त वुड नहीं होता था। इसीलिए जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने ब्रिक के कॉलम बनाना सीखा एंड फिर वो ब्रिक्स से बने, ईंटों से बने खंबे बना के लार्ज जो रूफ होता था, जो छत होता था, उसको एक सपोर्ट देता था एंड ईंट का कॉलम बहुत ही आसानी से उसके वेट को संभाल लेता था। फिर हमें बता रखा है hundreds of peoples were put to work at making and baking clay cones that would be pushed into temple walls painted in different colors creating a colorful mosaic। यानी कि करीब हंड्रेड्स ऑफ पीपल को और क्या काम दिया जाता था, वो लोग और क्या काम करते थे। सो वो लोग क्ले के कोन्स को बनाते थे एंड उसको बेक करते थे एंड फिर ये जो क्ले कोन्स थे वो टेम्पल के वॉल में इस्तेमाल किए जाते थे। साथ ही इन क्ले कोन को जो डेकोरेट करने का काम होता था, यानी कि इनको पेंट करने का जो काम होता था अलग अलग कलर से, ये काम भी वो लोग किया करते थे। साथ ही वो लोग कलरफुल मोज़ेक भी क्रिएट करते थे। मोज़ेक एक तरह का डिज़ाइन होता है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो इस तरह के कलरफुल मोज़ेक क्रिएट करने के लिए भी उन्हें ये काम दिया जाता था।
सो लोगों का बहुत कुछ काम रहता था, यानी कि रूलर्स लोगों से बहुत काम करवाते थे। ऐसा नहीं था कि लोग बहुत ही आसानी से शहरों में रहते थे। जो किंग होता था वो वार कैप्टिव से एंड लोकल पीपल से बहुत काम करवाते थे, जैसे कि टेम्पल्स में काम कराना, दूर के जगहों पे भेजना ताकि वो सुइटेबल वुड ला सके, अच्छे अच्छे स्टोन ला सके, साथ ही दूसरे तरह के मटेरियल ला सके, मेटल्स ला सके, मेटल ओर ला सके। एंड साथ ही उनको और क्या काम दिया जाता था कि वो लोग ब्रिक्स बनाए, उसके अलावा वो लोग ब्रिक कॉलम बनाए एंड क्ले के कोन्स बनाए। सो बहुत सारे काम दिए जाते थे मेसोपोटामिया के लोगों को। फिर हमें बता रखा है कि स्कल्पचर में यानी कि मूर्ति बनाने की कला में भी मेसोपोटामियंस को एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मिला। सो मेसोपोटामिया के लोग अवेलेबल क्ले यानी कि मेसोपोटामिया में ही जो क्ले जो मिट्टी अवेलेबल था उससे नहीं बनाते थे स्कल्पचर मूर्तियां, बल्कि इंपोर्टेड स्टोन से बनाते थे। दूर के देशों से जो स्टोन जो पत्थर लाए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, उन पत्थरों से वो लोग स्कल्पचर यानी कि मूर्तियां बनाते थे। इसके अलावा हमें यह भी बता रखा है कि मेसोपोटामिया के अर्बन इकोनॉमी में एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क आता है जब पोर्टर व्हील्स का इन्वेंशन होता है, यानी कि जब मेसोपोटामिया के लोगों को पोर्टर व्हील के बारे में पता चलता है। पोर्टर व्हील यानी कि कुम्हार का चरखा, जिस चरखे से कुम्हार पॉट्स बनाता है। जब मेसोपोटामिया के लोगों को पोर्टर्स व्हील के बारे में पता चला, इसको एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क माना गया है। पोर्टर व्हील की इन्वेंशन के कारण अब जो पोर्टर होता था, जो कुम्हार होता था, वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे एक ही तरह के पॉट्स के। विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखा था। बेसिकली इस टॉपिक का नाम था अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड किंग्स, जिसमें हमने सदर्न मेसोपोटामिया के शहरों के बारे में तो पढ़ाई, साथ ही हमने टेम्पल्स एंड किंग्स के बारे में भी जाना। बेसिकली इस टॉपिक के फर्स्ट पैरा में हमने टेम्पल्स के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे टेम्पल्स में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। पहले टेम्पल्स छोटे से मंदिर के रूप में बनाए जाते थे, फिर धीरे धीरे टेम्पल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया जाने लगा, फिर धीरे धीरे टेम्पल्स में वर्शिप के अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाने लगा, एंड फिर धीरे धीरे टेम्पल एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया। इसके अलावा हमने प्रॉब्लम्स देखा कि मेसोपोटामियंस को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। हमने दो तरह के प्रॉब्लम देखे, नेचुरल प्रॉब्लम एंड मैन मेड प्रॉब्लम। नेचुरल प्रॉब्लम रिवर यूफ्रेट की वजह से हो रहा था एंड मैन मेड प्रॉब्लम भी रिवर की वजह से हो रहा था, बट इसमें इंसानों का भी हाथ था। फिर हमने किंग्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जब वार होते थे एंड उस वार में जो भी जीतता था, जो भी चीफ जीतता था, वो किस तरह से लोगों को कंट्रोल करते थे, और साथ ही वो लोग किस तरह से सामानों को डिस्ट्रीब्यूट करके अपना जो स्टेटस है उसको ऊंचा करते थे, अपना जो अथॉरिटी है उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाते थे। साथ ही हमने ये भी देखा कि एक राजा अपने लोकल पीपल को और अपने वार कैप्टिव्स को क्या क्या काम करने के लिए करते थे। एंड लास्ट के पैरा में हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखे, कुछ टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क देखे जो कि अर्बन इकोनॉमी के लिए अप्रोप्रिएट था, अर्बन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी था। विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। टेम्पल्स के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है इस चैप्टर से। टेम्पल्स को आप प्लीज़ अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, कमेंट में डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियोज़ देखनी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को भी प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे tuned with my channel and thanks for watching my video.